हमारे मंत्रिमंडलीय सहयोगी श्री विजय चौधरी जी यहाँ पैनल में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया और जिनकी बात सुनने का मौका मिला, बाबुल प्रसाद जी, लेफ्टिनेंट कोरा जी, माननीय मनीशंकर अय्यर जी, हमारे यूनिसेफ के बिहार के सब कुछ करता धरता यहाँ मजुमदार साहब, हमारे ही कॉलेज के अब जो नए नाम से है NIT, उसके डायरेक्टर प्रोफेसर डे साहब, और जिनके साथ कई बार सैनिटेशन के मसले पर बात करने का मौका मिला है, शिखर जी, और यहाँ उपस्थित सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए सारे प्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट बिहार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। बिहार डेवलपमेंट डायलॉग के बैनर के नीचे डेवलपमेंट बिना डायलॉग के संभव नहीं। आखिर विकास किस प्रकार से हो, कैसा हो, इसके बारे में विमर्श तो होना ही चाहिए, और लोकतंत्र बगैर विमर्श के चल नहीं सकता। हम लोग का देश लोकतांत्रिक है। संभव है किसी दूसरे देश में ज्यादा तरक्की हो रही हो, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी। ग्रोथ में थोड़ा विलंब हो सकता है या उसकी गति उतनी तेज नहीं हो सकती है अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब। और जहां कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहां यह सब कार्य संभव है, कुछ तेजी से हो। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्रोथ होगा वो सस्टेनेबल होगा, टिकाऊ होगा। दूसरी व्यवस्था में जो ग्रोथ होगा वो किसी इमीडिएट गोल को प्राप्त करने में कामयाब हो सकता है, तात्कालिक तौर पर उसकी गति तीव्र दिखाई पड़ सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कुछ भी हम हासिल करेंगे वह टिकाऊ होगा, और वह टिकाऊ हो, हमारा ग्रोथ टिकाऊ हो, विकास टिकाऊ हो, विकास समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, विकास न्याय के साथ हो, तो उसके लिए जरूरी है कि डायलॉग होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, जो लोकतंत्र में बुनियादी चीज है। और इस मकसद से जहां एक और पिछले 10 वर्ष में क्या हुआ उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आगे के 10 वर्षों में क्या होना चाहिए, मुख्य प्रश्न आज हमारे सामने हुआ है। बहुत कुछ हुआ लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, और इसी मकसद से हम लोगों ने यह सोचा कि समाज के सभी तबके के लोगों की राय ली जाए और जो विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं उनके साथ विचार विमर्श किया जाए। जहां एक तरफ 40,000 गांवों में जाकर सीधे ग्रामीणों से यह पूछा जा रहा है
और मैं समझता हूँ विजय चौधरी जी बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है लगभग 30,000 गाँव में, 40,000 गाँव में ये कार्यक्रम होना है, 30,000 गाँव में हो चुका है, जहाँ लोगों से पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं। अब तक वो हुआ आपके सामने है, क्या होना चाहिए अगले 10 वर्षों में, और क्या किया जाना चाहिए, और आपकी क्या कल्पना है 10 वर्ष के बाद 2025 में बिहार किस रूप में दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और ये बातचीत बहुत अच्छे ढंग से हो रही है, इंटरेस्टिंग है, लोग तरह तरह की बात बोल रहे हैं, अपनी कुछ समस्याओं का भी जिक्र करते हैं और आगे क्या होना चाहिए इसको। तो इसी सिलसिले में आज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक डायलॉग का कार्यक्रम, और ये पैनल डिस्कशन में आप सब लोगों ने अपनी बातें रखी, भले ही संक्षेप में, लेकिन बहुत सारी बातें आई। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की भूमिका है, सरकार में लगे हुए क्रियान्वयन के कार्यों में, नीतियों को लागू करने के मामले में जो सरकारी तंत्र है उसमें लगे हमारे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबकी भूमिका है। लेकिन सिविल सोसाइटी की एक खास भूमिका है मेरी समझ से, और सिविल सोसाइटी की भूमिका नीति निर्माण में है। कैसी नीति बननी चाहिए, किस प्रकार की नीति बननी चाहिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी हो सके, जिसमें समाज का कोई तबका वंचित न रह जाए। तो उस नीति के निर्माण में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा रोल है। और हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी चीजें आई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना। ये बात को हम लोग अपने शुरुआती दिनों से ही सुन रहे हैं कि भाई लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, जो भी सरकार में निर्णय हो रहे हैं उसके बारे में अगर कोई सूचना चाहता है तो उसको सूचना मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चाहते थे उनको सूचना नहीं मिल सकती थी, बहुत आसान था, जैसा फोटोकॉपियर और इस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अगर फाइल के किसी पन्ने की किसी को जरूरत है कि किसने क्या लिखा, तो हैंड रिटन उसकी कॉपी मिल ही जाती थी। अन्य प्रकार से जो भी चाहते थे उनको मिल जाती थी। ऐसा नहीं था कि सरकारी फाइलों तक एक्सेस नहीं था, औपचारिक रूप से एक्सेस नहीं था। लेकिन अगर जो बुद्धिमान थे और जो कुछ उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, कुछ खर्च बर्च कर सकते थे, तो उनको मिल ही जाता था। ऐसा नहीं है, वो शुरू से देखा। उसमें तो फोटोकॉपियर भी नहीं हुआ करता था। हम ही जब विधायक थे तो उस समय अगर कोई जानकारी लेकर कोई आता था हम लोगों के यहाँ, एक विधायक के रूप में किस प्रश्न को विपक्ष के विधायक थे उठाइए, तो कागजात लोग लाते थे तो देखते थे हाथ से लिखा हुआ, कहा कि ये पक्का है, बिल्कुल कॉपी। तो इस तरह की सूचना मिल सकती है, मिलती थी। लेकिन ये कानूनी अधिकार नहीं था जिसको दिखाकर वो कोर्ट हो या कोई भी या मीडिया हो या कहीं भी वो ये कह सकते थे कि देखिए सरकार ने तो ये उत्तर दिया, ये गलत हो रहा। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना, तो उसमें सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का पूरा स्वरूप है। अब अलग बात है, उसके एक्टिविस्ट भी हैं, उनको कई प्रकार की परेशानी हो रही है, और जब भी कोई काम होता है तो 10 तरह की परेशानी आती है, उससे निपटना पड़ता है। लेकिन बहुत दिनों तक कोई इस चीज को रोक नहीं सकता था। वो अधिकार लोगों को मिल गया और अब वो सूचना लेते हैं। अब तो चर्चा ये हो रही है ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट के साथ यहाँ बदसलूकी हुई और उस पर कार्रवाई होने की मांग होती है। तो ये भी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। सब लोग इसको मान लेंगे कि भाई इससे बच नहीं सकते, जो भी सत्ता में है या महत्वपूर्ण पद पर है।
उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो ये अधिकार तो हासिल हो गया, कानून तो संसद ने बनाया। सरकार ने पहल नहीं की होती तो कानून तो नहीं बनता। सरकार ने पहल की, लेकिन इसके लिए एक वातावरण बनाना और किस प्रकार का कानून बनना चाहिए। संभव है कि सिविल सोसाइटी की तरफ से जो कानून का प्रारूप लाया जाए, जो उनका ड्राफ्ट हो, वो बहु नहीं अडॉप्ट हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कितनी बड़ी बात थी, तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मसलों में हम लोगों ने तो अपने यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बाद अपने स्टेट में स्वयं ही सोचकर लोगों के बीच में जाने का, ये जो डेवलपमेंट डायलॉग है, लोगों की बात, लोगों का सुझाव, मैं विभिन्न प्रकार की यात्राओं के विभिन्न नामों से यात्राएं करता रहा और उसमें लोगों के साथ जो मुलाकात होती थी और लोगों की बात मैं सुनता था, तो उससे बहुत सारी बातें निकली। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट बनाया, लोक सेवा अधिकार का, यानी जो सेवाएं सरकार और उनके विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदान की जाती, जैसे किसी को चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, किसी को चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट आरक्षण का फायदा लेने के लिए, किसी को चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, किसी को चाहिए लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से धीरे धीरे 51 प्रकार की सेवाएं इस लोक सेवा कानून के दायरे में और समय सीमा के अंदर वो सेवाएं उनको मिल गई। हमने 15 अगस्त 2011 से इसको लागू किया। 2011 में कानून बना, उसके रूल्स बने और लोगों को इस बात की पूरी जानकारी दी गई सरकारी तंत्र को यह करना है। 15 अगस्त 2011 के दिन इसे लागू किया गया और नवंबर 2011 में हम खुद निकले सेवा यात्रा के नाम से और हमने अनेक प्रखंड कार्यालयों का, अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया, विभिन्न स्तर पर, विभिन्न विभागों के कार्यालयों, किस तरह के एप्लीकेशन आते हैं, कैसे उसको डील किया जाता है, कैसे उसको रिकॉर्ड पर रखा जाता है, किस प्रकार के उत्तर दिए जा रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस में अनेक इसमें सुधार लाए गए। शुरुआती तौर पर किस फॉर्मेट में प्रमाण पत्र मिलेगा, ये सब स्टैंडर्डाइज हुआ अगले कुछ महीनों में और आज 10 करोड़ से भी ज्यादा, 4 साल लगभग पूरे हो रहे हैं इस कानून के लागू, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठाया। 10 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशंस का डिस्पोजल। तो इस प्रकार से लोगों को ये अधिकार मिला कि ये जो सरकार देती है। अब नीति के निर्माण की बात है, उसके साथ साथ अगर कोई नीति का इम्प्लीमेंटेशन, उसके आधार पर कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो उसका क्रियान्वयन होता है। तो सरकार का एक अपना तरीका है, क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। मीडिया अपने ढंग से उसमें अगर कहीं क्या कुछ हो रहा है, कोई त्रुटि है, कमी है, गड़बड़ी है, तो उसकी खबरों को प्रकाशित करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती है। अभी तो यही हो रहा है। और फिर एनजीओ, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जहां कहीं भी सक्रिय हैं अपने किसी न किसी रुचि के विषय में, वहां ऐसे विषयों को उठाते हैं। तो मेरी समझ से मणिशंकर अय्यर जी ने और आप सब लोगों ने कहा है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मेरी समझ से जो क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी में, किसी भी सर्विस डिलीवरी में उसका जो क्रियान्वयन है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अभी बताया गया कि साहब 31 लाख एनजीओ, हम तो नहीं जानते 31 लाख एनजीओ हैं, वो सरकार की रिपोर्ट है, उनके पास ये आंकड़े इकट्ठा हुए हैं और हम नहीं समझते कि इतनी बड़ी संख्या में कोई एनजीओ सक्रिय हो। रजिस्ट्रेशन के आधार पर करें तो बहुत लोग रजिस्टर करा लेते हैं, जो सक्रिय एनजीओ उनकी संख्या उतनी नहीं हो सकती। और जो एनजीओ सक्रिय हैं उसमें से भी आपको देखना पड़ेगा, कुछ एनजीओ तो हर क्षेत्र में काम करने लगते हैं। कभी मुझको किसी ने बताया कि भाई ये कुछ दिन पहले एजुकेशन में काम कर रहे थे, लिटरेसी वगैरह में लगे हुए थे, बाद में तुरंत हेल्थ सेक्टर में चले गए।
अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आखिरकार सरकार में भी तो आज कोई शिक्षा मंत्री है, कल स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी में भी आज कोई एजुकेशन सेक्रेटरी है, कल कोई हेल्थ सेक्रेटरी हो सकता है, उसमें तो कोई रोक नहीं। तो एनजीओ भी आज कोई लिटरेसी के फील्ड में काम कर रहा है और कल इम्यूनाइजेशन में चला गया तो कोई रोक तो है नहीं। लेकिन एनजीओ एक अलग किस्म की संस्था, एक अलग संस्था है। तो एक उनका धीरे धीरे अगर किसी काम को वो करते हैं या कुछ कार्यों में उनका एक्सपर्टीज होता है, उनको उसमें महारत हासिल होती है, उसके हर पहलू को वो जानते हैं, लोगों की सोच क्या है, सरकार की तरफ से क्या है, इससे वो पूरे तौर पर परिचित हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर क्रियान्वयन में कोई त्रुटि है तो उसको भी वो दूर करने में बहुत सहायक है। और इसके अलावा योजनाओं की मॉनिटरिंग सबसे बड़ी चीज है। आप योजना बना देते हैं, आपने कहा ना कि भाई 1 रुपया ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ जानी चाहिए। 1 रुपये का कितना पैसे का लाभ लोगों को मिलता है आज, कल अगर 1 रुपये के पूरे 1 रुपये का लाभ लोगों को मिलने लगे तो बगैर किसी नए आवंटन के ज्यादा लोग लाभार्थी होंगे, ज्यादा लोगों को फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो होगा कैसे? ठीक ढंग के क्रियान्वयन से होगा। और क्रियान्वयन ठीक कैसे होगा, उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब कभी कभी देखा गया है कि निगरानी के काम में लगा दीजिए नीचे से ऊपर, तो जितना निगरानी का तंत्र आप लेयर विकसित करेंगे उतना ही थोड़ा 1 रुपये की कीमत घटती जाएगी। ये भी देखा गया है, समाज में तरह तरह के तजुर्बे हैं कि आप एक चीज कोई कर रहा उसके ऊपर आपने किसी को निगरानी करने के लिए लगा दिया, फिर आपको लगा कि भाई इसमें कुछ त्रुटि है तो फिर आपने एक और निगरानी तंत्र बिठा दिया। लेकिन अगर उसका विश्लेषण करिए तो आपको पता चलेगा कि जितने निगरानी के लेयर को आपने बढ़ाया उतना ही धीरे धीरे रिपोर्ट अच्छी आ जाएगी, सब कुछ ठीक है। लेकिन वाकई सब कुछ ठीक है क्या? तो सबसे बड़ी चीज है निगरानी की अपनी भूमिका वो होनी चाहिए, लेकिन वो निगरानी अगर ज्यादा विजिबल है तो पता नहीं कितना इफेक्टिव है, इनविजिबल अगर है वो तो बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन मॉनिटरिंग वो तो विजिबल होना चाहिए, जिसको बहुत लोग सोशल ऑडिट भी कहते हैं। तो सोशल ऑडिट होना चाहिए कि आखिरकार हम कोई काम कर रहे हैं, लोगों तक वो पहुंच रहा है या नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि ये हम लोगों तक पहुंचा है, रिपोर्ट्स आ गई, कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई, फिगर्स भी आपके पास आ गए, लेकिन वाकई इसका लाभ सचमुच के जो नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक पहुंचा या नहीं। तो मेरे हिसाब से इन तीनों चीजों में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी भूमिका है। नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन में सहयोग और उसकी मॉनिटरिंग, उसका अनुश्रवण, सोशल ऑडिट, इन सब चीजों में बड़ी भूमिका हो सकती है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं, अगर पंचायती राज संस्थाएं या नगर निकाय, हम लोग दोनों जब ये संविधान संशोधन विधेयक आया था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार देने का, तो उसके लिए जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, संयोग से मणिशंकर अय्यर साहब को भी और हमको भी उसी कमेटी में एक सांसद के रूप में साथ काम करने का मौका मिला। वो शायद उसकी रिपोर्ट आने में देर होती, लेकिन मणिशंकर अय्यर जी थे, हम थे और स्वर्गीय भोगेंद्र झा थे। इस प्रकार से 4-5 लोग हम लोग उसके मेंबर थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, आपको जितने लोगों को बुलाकर पूछना है सबका एक्सपीरियंस लेंगे, वरना अगर आप सिर्फ चारों तरफ दौरा करते रह जाएंगे तो हम लोग समय के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो खैर मेहनत हुई और अंत में रिपोर्ट भी आई और संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को और उनके साथ ही एक अलग संविधान संशोधन विधेयक के जरिए नगर
स्थानीय नगर इकाइयों को, एक निकायों को भी संवैधानिक रुतबा प्राप्त हुआ और अब उनके चुनाव हो रहे। उस कानून के तहत हर राज्यों को अपना कानून बनाने के लिए कहा गया। सब स्टेट में बना। बिहार में जब काम करने का मौका मिला तो हमने भी कानून बनाया, और जो कानून बनाया उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। बिहार पहला राज्य था जिसने पंचायती राज और तदोपरांत नगर निकायों में 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए दिया, और उसका बड़ा प्रभाव आया, जिसकी चर्चा कर रहे थे आप सब लोग। आरक्षण तो 50% दिया गया, लेकिन महिलाएं जीत कर आई 50% से भी ज्यादा, क्योंकि जो सीटें आरक्षित थी उस पर तो महिलाओं को ही चुनना था, लेकिन जो अनारक्षित सीटें थी उन पर भी महिलाएं चुनकर आई, तो उनका रिप्रेजेंटेशन 50% से भी ज्यादा था। इसका प्रभाव है। हमारे यहाँ तो ये चीजें धीरे धीरे जड़ जमा रही। अब पंचायतों को काम करने की न सिर्फ छूट होनी चाहिए, बल्कि वो काम कर सके, इसको फैसिलिटेट भी करना होगा। आखिरकार हम पंचायतों को काम सौंपते जाए, पैसे का भी आवंटन करते जाए, और उसके लिए अगर लोग नहीं हो ठीक ढंग से किसी योजना को ड्राफ्ट करने के लिए, बताने के लिए बाहर क्या हो रहा, क्या हो सकता है, अपने विजडम से जो वो करते हैं वो तो करना ही है उनको, लेकिन इसका लेखा जोखा भी रखना है, हिसाब किताब भी रखना है। तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हिसाब किताब कैसे रख सकता है? कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तो अपने संविधान में यह तो है नहीं कि भाई आप इस कक्षा तक पढ़े लिखे हैं तभी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा भी हो तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने विषय पंचायतों के पास हैं वो सभी विषयों के जानकार हो। तो इसके लिए जैसे केंद्र की सरकार के पास एक सरकारी तंत्र है, राज्य की सरकारों के पास है, उसी तरह से उनके पास सीमित ही सही, लेकिन उनके काम को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए अगर उनके पास लोग नहीं होंगे तो कैसे क्रियान्वित करें? तो एक तो ये फैसिलिटेशन की बात है, लेकिन साथ ही साथ अगर सिविल सोसाइटी के लोग उनके साथ जुड़ जाए तो ग्राम सभा का क्या मतलब है और किस प्रकार से ग्राम सभा को फंक्शन करना चाहिए। और अब तो हम लोग वार्ड सभा की ओर जा रहे हैं, अभी अमेंडमेंट की बात सोच ली है, ला रहे हैं कि वार्ड सभा भी हो। ग्राम सभा के पहले वार्ड सभा हो, हर एक वार्ड की अपनी सभा हो, तो उसका संशोधन भी हम लोग ला रहे हैं इसी चलते सत्र। तो वो काम करें और उनको ठीक ढंग से पूरी जानकारी देने वाले लोग भी हो। तो मेरी समझ से सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बेहतर और कौन हो सकते हैं? उनके पास अनुभव है, उन लोगों ने काम किया है, या उसी इलाके में, उसी पंचायत में या किसी दूसरी जगह पर काम किया होगा। अगर उनको इस बात की जानकारी है तो बतला सकते हैं, अपने अनुभव बतला सकते हैं, तो शायद बेहतर नीतियां, बेहतर योजनाएं ली जा सकती हैं। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका तो है हर स्तर पर, कोई ऐसा स्तर नहीं है जिस पर आपकी भूमिका नहीं। अब आप बताइए, अभी जो बात चल रही है, क्लीन गंगा की बात चल रही है, तो आप बताइए कि सिर्फ गंगा नदी की निर्मलता, सब कोई असहमत नहीं हो सकता, निर्मल होना चाहिए, ओपन डिफिकेशन नहीं होना चाहिए, सीवरेज का पानी नहीं जाना चाहिए गंगा नदी में, ये सारी बात है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी अविरलता भी तो रहनी चाहिए। जगह जगह गंगा अगर रुक जाएगी तो क्या साथ होगी? तो साथ साथ उस पर भी जोर देना चाहिए। हम लोगों ने गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में, जब यूपीए के दौर में ही आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसी समय गठित किया गया। उस समय से हम लोग भाग ले रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी एक मीटिंग में भाग लेने का मौका मिला। या यहाँ पर भी एक वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्टर आई थी, और यहाँ भी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी हमने इस बात को रखा और बराबर करते।
अविरलता भी जरूरी है। अब अगर अविरलता भंग हो जाएगी तो गंगा कभी साफ नहीं हो सकती। लेकिन इसके बारे में जो नीतियां बन रही है, जो हम लोग सुन रहे हैं, वो नीतियां ये बन रही है कि साहब जो इलाहाबाद से लेकर के फरक्का तक इंलैंड वाटरवे नंबर 1 तो बहुत जमाने से नाम दिया गया। मुझको भी कुछ दिन तक इस मंत्रालय को देखने का मौका मिला था भारत सरकार में रहते हुए। तो इंलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने बहुत जमाना पहले इलाहाबाद से लेकर फरक्का तक वो इंलैंड वाटरवे नंबर 1 घोषित किया। चलिए ये चलाएंगे, पहले तो नाव चलती ही थी, अब जगह जगह बाधित अपने आप हो रही है, सिल्टेशन हो रहा है। तो जब तक सिल्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी नहीं होगी, हम उसकी अविरलता को बनाए नहीं रखेंगे, और आप एक इसको ट्रांसपोर्ट के जरिया के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जगह जगह गंगा को घेर कर आप पानी को ऊंचा करेंगे, तो ये तो धीरे धीरे गंगा बड़े तालाबों में परिणत हो जाएगी। तो ये तो नीति का प्रश्न है। तो राजेंद्र सिंह जी आए थे, उन्होंने इस सवाल को उठाया और उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए। हमने पूरा समर्थन दिया कि हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं, ये होना नहीं चाहिए, और हर फोरम से इसको उठा रहे हैं। तो नीति निर्माण बहुत बड़ी भूमिका। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको कभी कभी जो मन में बात आई उसको कर डालना है, इस जुनून में हकीकत से दूर हो जाते हैं। तो सिर्फ नारों से तो काम नहीं हो सकता, तो उसके लिए सही नीति बने, उसमें भी सिविल सोसाइटी की जबरदस्त भूमिका है। हमने एक उदाहरण के लिए बात कही, उदाहरण के तौर पर इसी प्रकार से अनेक क्षेत्र हैं। अब पिछले दिनों जो सिविल सोसाइटीज के बैनर के तले जो आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसका एक अपना प्रभाव हुआ। ठीक है, उनका जो ड्राफ्ट था जन लोकपाल का, भले ही हूबहू नहीं हुआ, लेकिन लोकपाल की बात 50 साल से हो रही है, कम से कम आ तो गया वो, और आगे उसका इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो सिविल सोसाइटी की भूमिका किस क्षेत्र में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में। अब चाइल्ड केयर की बात आपने कही, या किसी भी क्षेत्र में देखिए, एडुकेशन में, लिटरेसी की आप लोगों ने बात कही। अब लिटरेसी के मामले में बिहार तो सबसे पीछे है, चाहे मेल लिटरेसी हो या फीमेल लिटरेसी, लेकिन डिकेडल ग्रोथ रेट हमारा बिहार का सबसे अच्छा है। और उस डिकेडल ग्रोथ रेट के लिए हम लोगों ने 1-2 पहल की, और हमने देखा कि एक पहल कीजिए, कोई इनिशिएटिव लीजिए, तो उसके परिणाम आ जाते हैं। तो हमने अक्षर आंचल योजना महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए 40 लाख महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए शुरू, 32 लाख महिलाएं साक्षर हुई, और इस प्रकार से कुछ और इनिशिएटिव लिए गए। उसका नतीजा हुआ कि 2011 में जो जनगणना की रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से डिकेडल ग्रोथ रेट लिटरेसी में सबसे ज्यादा बिहार का हुआ, और इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन अभी हम जो साक्षरता का दर है उसमें हम अभी पीछे हैं अभी। लेकिन अगर इस तरह का डिकेडल ग्रोथ रेट है तो हम तो तुरंत चले जाएंगे लिटरेसी के मामले में। इस तरह से बाकी 12.5% बच्चे स्कूलों के बाद, हमारी चुनौती सबसे पहले क्या थी प्राइमरी एजुकेशन में, कि जो स्कूलों के बाहर बच्चे रह जा रहे हैं 12.5%, उनको स्कूल पहुंचाएं। उसके लिए नए स्कूल बनाना, नए शिक्षकों का नियोजन, क्लासरूम्स का निर्माण, कुछ तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुआ, कुछ अपनी तरफ से योजना बनाकर बहुत तेजी से काम किया। तो अभी अब कोई 1.5% के करीब अब वो फिगर आ गया, तो अचीवमेंट तो हुआ, और इसमें सब लोगों का सहयोग रहा। और आपने ठीक कहा कि भाई इम्प्लीमेंटेशन, जो हम एक उदाहरण दे रहे, हमें स्कूल बनाने थे, स्कूल बिल्डिंग्स बनाने थे इतने बड़े पैमाने पर, और जो सरकार का भवन निर्माण विभाग है या सरकार की कोई एजेंसी अकेले दूर दराज गांव में स्कूल बनाने में सक्षम नहीं हो सकती। इतना वाइड स्प्रेड है कि कहां स्कूल का बिल्डिंग बना, नहीं बना, अधूरा है,
इसको कोई ठीक ढंग से देख भी नहीं सकता। तो हम लोगों ने फैसला किया कि जो स्कूल की शिक्षा समितियां हैं, हम शिक्षा समिति को ही पैसा देंगे। स्कूल का 4 प्रकार का डिजाइन बना दिया, कितनी जमीन उसके पास है उस हिसाब से, उसमें से कोई भी मॉडल आप लेकर अपने गांव में जो उपलब्ध राज मिस्त्री और मिस्त्री हैं उनकी सहायता से, और लोकल मटेरियल है, ईंट है, सीमेंट है, छड़ है, सब कुछ उपलब्ध है, तो लोकल मार्केट को भी थोड़ा ग्रो करने का मौका मिलेगा। बन गया सारी। जो कुछ लोग शिकायत लेकर आते थे, तो मैंने उसको देखा, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हमने शुरू किया, तो लोग आते थे शिकायत लेकर। देखा कि साहब जो शिकायत को अगर कोई परसेंटेज टर्म में देखें, जितने स्कूल बन रहे हैं, तो हिसाब से मुश्किल से 10% जगहों की शिकायत है। और मैं समझता हूं कि अगर सरकारी मशीनरी से हम बनाना चाहते तो शायद 10% ही बचता जहां के बारे में शिकायत नहीं होती। अब शिकायतें होंगी, शिकायत को दूर कीजिए, करने के रास्ते हैं, लेकिन एक स्टेप हम लोगों ने लिया और उसके चलते स्कूल बन गया। बिहार के किसी भी गांव में जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल की घेराबंदी हमने करा दी स्टेट प्लान से, तो आपको कोई अंतर, जैसे ही घेराबंदी तो आप कहिएगा कि जरूर मिडिल स्कूल। तो इस तरह से अगर हम सिविल सोसाइटीज को और लोकल पॉपुलेशन को किसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं तो उसके नतीजे अच्छे आते हैं। हमने तो प्रयोग करके यहां देखा, उसका नतीजा अच्छा आया। तो इसको और बड़े स्केल पर किया जा सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि सब लोगों की राय आए कि और बड़े स्केल पर अगले 10 वर्षों में कौन कौन से काम का इम्प्लीमेंटेशन उनके माध्यम से हो सकता है। तो सिविल सोसाइटीज की भूमिका बहुत बड़ी है। पॉलिसी फ्रेम करने से लेकर योजनाएं किस प्रकार की बननी चाहिए, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन या किसी भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, कोई भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन। हम लोगों ने साइकिल की स्कीम शुरू की। लड़कियों के स्कूल में उपस्थिति कम देखते हुए हमने निर्णय लिया, 5वीं क्लास तक तो आ जाते थे, लेकिन वो अपर प्राइमरी में जाने के बाद उनको उनकी आयु बढ़ती है, वैसी स्थिति में जो उनके लिए उपयुक्त कपड़े का प्रबंध माँ बाप नहीं कर पाते थे गरीबी के कारण, इसलिए स्कूल भेजना बंद कर देते। तो हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की। लड़कियों की संख्या बढ़ गई तो हमने फिर साइकिल स्कीम की शुरुआत की, बालिका साइकिल योजना, ताकि वो लड़कियां स्कूल पहुंचे। और देखिए इस तरह की स्कीम का क्या इंपैक्ट होता है। 1,70,000 लड़की थी क्लास 9 में जब हमने स्कीम शुरू किया था 2007-8 में, 1,70,000, और आज क्लास 9 में लड़कियों की संख्या हो गई है 8,15,000। और अभी लड़के और लड़कियों का अनुपात लगभग बराबर हो गया। आप लोगों की नजर इस पर नहीं जा रही। 8,28,000 लड़के हैं और 8,15,000 लड़कियां हैं। मात्र 13,000 का फर्क रह गया है क्लास 9 में। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि साइकिल स्कीम के लिए, बाद में हमने लड़कों के लिए भी साइकिल स्कीम चालू कर दिया, क्योंकि जगह जगह लड़के कहने लगा कि थोड़ा दुखी हो रहा है। 2-3 साल के बाद कहने लगा जगह जगह अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने कहा चलो साइकिल स्कीम इनको भी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियों में उत्साह आया है लेकिन लड़के में उत्साहित न हो जाए। तो लड़कों के लिए भी कर दिया, आप बहुत खुश हैं। लेकिन संख्या कम थी फिर भी। तो साइकिल स्कीम में इस बार जो राशि हम लोगों ने अभी मट रही है राशि, तो 8,28,000 लड़के, 8,15,000 लड़की। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है पिछले 10 वर्षों में अगर किसी एक स्कीम से मुझे संतोष होता था तो लड़कियों की साइकिल योजना से। और अभी मुझे खुशी हुई है किसी एक बात से, क्योंकि मेरी चिंता रहती थी सब कुछ करने के बाद गैप क्यों जाता है। अब जब ये स्टेज आया तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, खुशी हुई
तब जबकि मेल फीमेल रेशियो आप जान रहे हैं, यहाँ का सेक्स रेशियो 1917 है, तो जो सेक्स रेशियो उसके हिसाब से देखिए तो लड़कियों की संख्या तो बढ़ गई परसेंटेज दर में लड़कों से। जितने लड़के हैं उसमें से कितना परसेंट है और जितनी लड़कियां उसमें से कितना परसेंट है, जोड़ लीजिए, तो उस हिसाब से तो हम सही मायने में आगे बढ़ गए। तो ये खुशी की बात है। तो इस एक स्कीम ने समाज में क्या क्या परिवर्तन लाया। सिर्फ लड़कियां स्कूल नहीं पहुंची, उनके अरमानों को पंख लगे, उनमें आत्मविश्वास आया और समाज के माइंडसेट में परिवर्तन हुआ, मानसिकता बदली। पहले लड़की साइकिल नहीं चलाती थी बिहार में, पटना शहर में भी नहीं चलाती थी, एक आध दो स्कूटर पर दिख गई वो अलग बात है। गांव में अगर कोई लड़की साइकिल चलाती तो पूरा गांव उसको आंख फाड़ कर देखता और अंत में उसके माँ बाप के पास सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर के पहुंच जाते, कहते कि बेटी को संभालो, इसको क्या हो गया। लेकिन आज जब घर घर से लड़की साइकिल चलाते हुए स्कूल जाने लगी तो सबका सोच ही बदल गया और इससे बड़ा परिवर्तन और किसको चाहिए।